हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली 9 बज चुका है और मैं आप सभी के लिए हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सर हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का ज़्यादा दिन हो गया रिवीजन करना, ठीक है। तो आज जो हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना आपको, वो समझ लीजिए कि आप पूरे 10 साल में ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद किए होंगे। यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में एकदम लड़ने वाला है, फंसने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना और अच्छे से देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको देखने और मतलब कि सुनने से आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इस प्रश्नों को आप मतलब किसी न किसी तरह याद कर ले, जो भी प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ना मतलब कि बहुत ही खास है, बहुत ही खास है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सब किसी का आंसर आ रहा है हरिंदर जी, खुशी जी, सन्नू जी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब किसी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। लेकिन आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, किस साल में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। और उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जन्म कब हुआ था इनका, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा था कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है, क्या कारण है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को वो आवश्यक मानता ही है? क्यों, इसका कारण क्या है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हाँ चलिए 1981 में नहीं बल्कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कार्यकुशलता के लिए। देखिए आधुनिक सभ्य समाज ना श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानती है, कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानती है श्रम विभाजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 20 के दांत। एक्चुअली में 20 के दांत में कासू मदन इन सभी का चर्चा किया गया, ठीक है। और कासू मदन में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होती है और अंत में ना मतलब कि मदन कासू के 2 दांत तोड़ ही देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है 20 के दांत। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या फिर नलिन बेचन शर्मा। तो नन हिंदी देंगे, नन हिंदी का वीडियो देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक है और 20 के दांत में मतलब कि खोखा था, जो मतलब कि सेन साहब का ना मतलब कि पुत्र था। और उसका नाम मतलब कासू भी था, दूसरा नाम कासू भी था, ठीक है। और एक मदन नाम का लड़का था जो मतलब कि सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करने वाला गिरधर लाल का बेटा था। वो मतलब कि बहुत ही अच्छा था। बट जो कासू था ना काफ़ी बदमाश था, उसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती है। आप बहुत गुड पढ़ाते हैं, थैंक यू। प्रेम कुमार का कहना है सर आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपके जैसा लड़का मिल जाए ना तो मुझे आप लोग मतलब कि कुछ ही चीज़ का गम ही नहीं है, ठीक है। केवल आप लोगों पर ही फोकस करेंगे, ठीक है, दिन रात। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी में आता है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। एक्चुअली में आप तो 20 के दांत पढ़े होंगे, जो भी स्टूडेंट 20 का दांत पाठ पढ़ा होगा उसको पता होगा कि 20 के दांत क्या है। कहानी है, निबंध या भाषण भी आत्मकथा है, ठीक है। देखिए 20 के दांत में क्या होता है ना, मतलब कि जो सेन साहब होते हैं उनके तो ऑलरेडी 5 लड़कियां होती है और एक लड़का भी होता है जिसका नाम है कासू। और मतलब उसी को लेकर चर्चा उसमें किया गया। हाँ ए नंबर आ रहा है, कहानी है। हाँ मैं आपको बार बार बोलता हूँ यह एक प्रकार की कहानी है, कहानी बनाया गया है, ठीक है, कहानी है। और यह कहानी आप लोगों के ना समझदारी के लिए बनाया गया है, ताकि आप लोग इस कहानी से कुछ सीखें, इस कहानी से ताकि आप लोग कुछ सीख सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर आपका प्रश्न आता है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम में भारत में विकसित होते जा रहे हैं। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% 2023 में पूछेगा, क्योंकि इसका आंसर ना बहुत लोग
इसका आंसर गलत देने का प्रयास करेंगे। देखिए कितने लोग बी नंबर आंसर टिक लगा रहे हैं, अंधविश्वास। कितने लोग बी पढ़ रहे टिक लगा रहे हैं, अंधविश्वास नहीं। सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम में भारत में सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम में अंधविश्वास पैदा होते जा रहे हैं, नहीं बल्कि मत मतांतर। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, मत मतांतर। आप लोग क्या याद रखिएगा? सी नंबर होगा मत मतांतर। ठीक है, देखिए एक कवि अंसारी बॉस नाम का लड़का जो काफ़ी गाली दे रहा है, ठीक है, क्या इनको ब्लॉक कर देते हैं? क्या ज़िंदगी में पढ़ेगा, कुछ नहीं ज़िंदगी में कर पाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर हो गया। ठीक है, अब चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए होंगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर विषय का आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही देता हूँ। ठीक है, सबको पता होगा, कल का बहुत ज़्यादा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपका। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, सबको पता है कि महात्मा स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्स मुलर ने, ग्रिशर्सन ने, या फिर विलियमसन जोन्स, या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ना मतलब कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इनका जन्म जर्मनी देश में हुआ था। और एक्चुअली में मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है, और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और भारत से हम क्या सीखे, जो पाठ है वो एक प्रकार का कहानी नहीं बल्कि भाषण है, कहानी नहीं बल्कि भाषण है। तो सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हिंदी न है, अगर एक एक प्रश्न को गहराई से नहीं समझेंगे ना तो दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, पाठ है, और उसको हम अच्छे तरीके से अभी हम एक भी बार पढ़े नहीं है। तो एक्चुअली में यही हमको हमारे पास अभी समय है। ठीक है, अभी मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ ना कि कौन ऐसा लड़का है जो सभी पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो कोई ऐसा लड़का नहीं होगा ना जो अभी पूरे मतलब कि किताब को रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया होगा कोई ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, नलिनी बच्चन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर? तो मैक्स मुलर तो होगा नहीं, क्योंकि भारत से हम क्या सीखे उस पाठ के लेखक है। 7 का आंसर आ रहा है बी नंबर। ठीक है, 7 का आंसर किसी का डी नंबर आया तो डी नंबर गलत हो जाएगा ना। नलिनी बच्चन शर्मा वो 20 के दांत को हो जाएंगे, तो आंसर तो डी नंबर कभी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, डी सी नहीं होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक छोटी लड़की ने ही लेखक से पूछा था। ठीक है, और इसका प्रश्न यही बन गया। ठीक है, जब एक छोटी लड़की ने, इस कहानी में क्या है, जब एक छोटी लड़की ने लेखक से पूछे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पर उसका नाम पड़ गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। और आप लोग भी बता सकते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑलरेडी इसी पर प्रश्न 2 नंबर का बन गया है। और 2 नंबर का प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना, एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, कल तो आप लोग ना एकदम 300 लाइक कंप्लीट ही करवा दिए थे, बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग 300 लाइक कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हाँ आंसर होगा आपका, देखिए 1907 होगा ना, 1906 नहीं बल्कि 1907 इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में ही हुई थी ना, तो इसका भी आंसर होगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? अभी देखिए अभी लंच भी नहीं किए, इस समय अभी खाना भी नहीं खाए हैं। ठीक है, तो खाना खाने जा ही रहे थे, तो मैंने देखा कि आप लोगों का टाइम हो गया, अगर टाइम से नहीं पढ़ाएंगे तो मतलब कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो मैं सोचा कि पहले क्लास करा लेता हूँ, उसके बाद से खाना खा लेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, थोड़ा सहन कर लेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ना बोलते हैं ना कि सर हमको अच्छा नंबर लाना है, तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा हेल्प करना ही होगा ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। मराठी किस भाषा की लिपि है? मराठी किस भाषा की लिपि है? याद रखिएगा, ये जो मराठी भाषा है ना, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में चलती है, यानी कि पुणे मुंबई वगैरह में ये मतलब कि मराठी भाषा ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग खुद बता सकते हैं। इसका आंसर देवनागरी लिपि में आती है। ठीक है, हाँ यही नंबर होगा। मराठी भाषा जो है ना वो देवनागरी लिपि में ही आती है, बट यहाँ पर ना मतलब कि मराठी भाषा नहीं चलती है। महाराष्ट्र मुंबई
सॉरी महाराष्ट्र में चलती है, मुंबई पुणे वगैरह वहाँ पर उधर चलती है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि। जबकि अगला क्वेश्चन है मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। देवनागरी लिपि हिंदी यानी कि हिंदी लिपि से कौन अलग है, वहाँ का एक अक्षर है जो मतलब कि देवनागरी लिपि से अलग होती है। तो मैंने आपको बोला था ना कि एक है जो मतलब कि मराठी भाषा से मतलब कि अक्षर जो है ना वो देवनागरी लिपि से भिन्न होती है। ठीक है, आपको एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार बताए थे, बट आप लोग पता नहीं याद है कि नहीं, उसको हम ल बोलते हैं। ठीक है, ल एक ऐसा मतलब कि अक्षर है जो मराठी भाषा में देवनागरी लिपि से भिन्न है। तो ल को वहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे उल्टा आट करके बनाते हैं, ऐसे वहाँ पर ल बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा हूँ यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, उसका क्या सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आप, क्या नाम है, चंदनी कुमारी जी, चंदनी कुमारी जी का कहना है। थैंक यू चंदनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। देखिए बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, याद रखिएगा बहादुर मतलब पूरे मतलब कि हिंदी कविता में हिंदी जो भी, अरे ये बेवकूफ़ फ़ोन कर रहा है इस समय, पूरे मतलब कि हिंदी में ना जो भी चैप्टर दिया गया है सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है बहादुर। ठीक है, थैंक यू, क्या नाम है फरहान भाई, इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है क्योंकि ना, हाँ प्रदीप जी थैंक यू, इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर इस चैप्टर को कोई बंदा पढ़ लेगा ना, मैं आपको इसके पिछले साल पढ़कर बताया था, तो मैं पढ़ते समय ना मेरे आंख में ना आंसू आ गया था। तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप लोग खुद इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना मतलब इमोशनल मतलब कि बातें हैं ना कि मैं परहेज नहीं कर पाया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा अमरकांत जी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत जी। ठीक, उसमें इस चैप्टर में ना बहादुर के ऊपर बहुत ही जुल्म ढाया जाता है, जबकि बहादुर मतलब कि नहीं होता है कि आजकल अगर किसी व्यक्ति जिस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आपको धोखा देता है। वो आज से नहीं बल्कि इतिहास में गवाह है, पिछले 100 सालों से यही आ रहा है कि जिस व्यक्ति पर आज आप विश्वास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वही व्यक्ति आपको धोखा देगा। ठीक वैसे इस कहानी में भी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो एक बार हमको समय दीजिएगा, आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, उसी पार्ट का यह क्वेश्चन है, बहादुर पार्ट का यह क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी। ठीक है, निर्मला कौन थी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए तो थोड़ा हमको कि निर्मला कौन थी। देखिए निर्मला ना कहानीकार की पत्नी थी, निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, और कहानीकार की पत्नी जो थी ना निर्मला में ही बहादुर अपनी माँ को देखता था। थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बहादुर जो चैप्टर है ना, बहादुर चैप्टर में बहादुर नाम का एक लड़का है जो नेपाल से भाग कर आया था। शुरुआत में ही उसकी माँ ने उसको मार दी थी, मतलब कि किसी कारण कोई गलती किया था ना, तो उसकी माँ उसको मार दी थी ना, तो भाग कर आ गया था। जैसे ही भाग कर नेपाल से आया तो यहाँ पर एक लेखक को इनके बारे में पता चला, तो लेखक ने इनको बहादुर को अपने घर लाया, और जैसे ही मतलब कि घर में आया तो लेखक के घर का पूरा रौनक ही बदल गया। पूरा मतलब कि जो लोग मतलब कि बहादुर के घर में मतलब कि किसी से आंख नहीं मिलाते थे, और किसी के मतलब कि यहाँ जाते थे तो सर झुका कर रहते थे, और बहादुर के आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। बहादुर के आते ही घर में रौनक सा छा गया, और सब कोई ऊंची दृष्टि से देखने लगा हर किसी को। ठीक है, तो ऐसे में ना मतलब कि बहादुर बहुत ही नेक दिल का इंसान था। वो सब कुछ काम करता था, 1 भी रुपये किसी का नहीं चोरी करता था, नहीं किसी से मांगता था। जो उसका वेतन था महीना का वही वो लेता था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उसके घर में, लेखक के घर में कुछ मेहमान आ गए। जब लेखक के घर में कुछ मेहमान आए थे ना, तो मेहमान के ना जैसे कि लेखक के मेहमान के द्वारा 11 रुपये उनको खो गया था, उनका 11 रुपये चोरी हो गया था। तो पता नहीं कहाँ उनका 11 रुपये चोरी हुआ था, कहाँ गिर गया था, कहाँ नहीं हुआ था। वो डायरेक्ट उसका इल्ज़ाम बहादुर के ऊपर लगा दिया था, क्योंकि उसको पता था कि बहादुर इनके यहाँ नौकर का काम करता है, और पैसा चोरी करने का काम नौकर ही चाकर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये उनका भूल था। तो जब ये बात बोला, मतलब कि उनके मतलब रिश्तेदारों ने ये बात बोली ना, तो सब मतलब कि उन पर विश्वास कर लिए। सब उन पर विश्वास कर लिए कि हाँ मतलब कि जो नौकर है ना वही ऐसा काम कर सकते हैं। तो ऐसा काम नौकर नहीं करते हैं, बल्कि नौकर करते हैं, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। तो मतलब कि सब लोग उस पर विश्वास कर लिए, हाँ यही चोरी किया। तो लेखक का एक लड़का था जिसका नाम हमको थोड़ा याद है, पता नहीं उसका लेखक का लड़का क्या नाम था, एक ही लड़का था। वो लड़का ना उसको बहुत ज़्यादा मार दिया था। जब उसको मार दिया था ना, तो वो मतलब कि घर छोड़कर लेखक का भी चला गया था। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना। ठीक है,
तो बताइए 13 नंबर का आंसर क्या होगा? शेक्सपियर कौन थे? कितने लोगों को ना हम जो बोलते हैं ना कहानी के बारे में समझाते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम मतलब कि थोड़ा कंट्रोल करते हैं। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार या फिर निबंधकार? तो हमेशा आप लोग याद रखें शेक्सपियर के बारे में बात कर जा रहे हैं ना, तो आंसर क्या होगा? 13 नंबर का ए होगा। हाँ, शेक्सपियर 13 नंबर का क्या होगा? ए नंबर होगा ना। चलिए वेरी गुड, नाटककार थे। क्या थे? नाटककार, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न का आता है ना, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे ना, एक लाइक जरूर करिएगा। हाँ किशोर था, हाँ किशोर, निर्मला मतलब लेखक क्या, निर्मला यानी कि लेखक के लड़के का नाम था किशोर, जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मार दिया था बहादुर को, ठीक है, चोरी की एग्जाम में। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? सभी स्टूडेंट बताइएगा। और जो लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपको लाइव क्लास मिल पाएगा फ्री में, ठीक है। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, ठीक है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी होगा। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ घराने से है। और एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म सन 1938 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है, याद रखिए। और उनकी मृत्यु 54 वर्ष के उम्र में ही हो गई थी, जबकि उनको 27 साल के उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, ठीक है, अभिनयों में लेखकों के लिए किस लिए बुलाया गया था? भाषण देने के लिए, या फिर सिनेमा देखने के लिए, या फिर हाँ पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सब पागल है, बेवकूफ़ है कि फ़ोन पर फ़ोन करता रहता है, पता नहीं है उन लोगों को क्या समझ में आएगा नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है, ठीक है। आप लोग हमारे लिए इतना सपोर्ट करते हैं ना, इसलिए मोबाइल चार्ज नहीं है। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानीकार की रचना, मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली, हाँ विनोद कुमार शुक्ल। हाँ बिल नंबर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी? 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रसूलन बाई कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसूलन बाई कौन थी। देखिए 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गायिका। रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई गायिका थी, ऑप्शन में आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। 17 का आंसर होगा डी नंबर। हाँ मधुबाला जी वेरी गुड, वेरी गुड, मधुबाला जी वेरी गुड, आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा है ना इस समय, जहाँ पर हम हैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि बादल छाया हुआ है, आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, हम जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो देखिए आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हाँ थैंक यू। चलिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, ठीक है। आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो आंसर होगा सी नंबर, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर प्रश्न का आता है कि गुरु नानक की रचना कौन है? गुरु नानक की रचना है, तो गुरु नानक की रचना के बारे में आप लोग थोड़ा बताइए। तो देखिए गुरु नानक की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही गुरु नानक जी का रचना है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत ही प्रभावित हूँ कि आप लोगों ने ना अभी तक 100 लाइक कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, बट थैंक यू, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर प्रश्न का आता है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? आप ही बताइए कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? समुद्र में, स्वर्ग में, आकाश में, या फिर काम क्रोधहीन व्यक्ति में? तो आंसर क्या होगा? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ब्रह्म का निवास ना काम क्रोधहीन व्यक्ति में ही होता है, आंसर होगा डी नंबर, काम क्रोधहीन व्यक्ति में ही ब्रह्म का निवास एक्चुअली में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, ठीक है। चलिए रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, ठीक है। सभी लोग स्टूडेंट बताइए कमेंट करके। रस खान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे, आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर होगा, ठीक है। 21 का आंसर होगा बी नंबर, रस खान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया है? कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया है? कृष्ण को, मेघ को, राजा को, जनता को? तो कवि अपने द्वितीय छंद में मेघ को यानी कि बादल को संशोधित किया। मेघ की जगह पर बादल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया है? ऑप्शन नंबर बी होगा मेघ को। ठीक है, जबकि 23 में प्रश्न है आपका, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो 23 का आंसर होगा सी नंबर, हाँ बादल को ही कहा। हाँ हाँ देखिए 23 का भी आंसर सी नंबर होगा, बादल यानी कि मेघ को ही, बादल को ही कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। 23 का भी आंसर आपका सी नंबर मिलेगा। ठीक है, 23 का भी आंसर क्या मिलेगा? सी नंबर ही बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रेमधन किनका उपनाम है? प्रेमधन किनका उपनाम है? खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का आंसर होगा बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेमधन इनका नाम है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जबकि 25 नंबर प्रश्न है आपका। ठीक है, थैंक यू मधुबाला कुमारी जी, गुड़िया सिंह, NK नीरज, काजल झा, अंकित पंडित, विशाल पटेल, शिबू, खुशराज, चलिए खूबराज, विशाल जी। ठीक है, थैंक यू सबको धन्यवाद। भारत माता कविता के कवि किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ग्राम्या। तो आप लोग क्या याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार क्लास कर रहे होंगे, अगर डेली आप लोगों को क्लास करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जब भी क्लास लाइव चलेगा आपके पास मैं नोटिस भेज दूंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र करिएगा, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? ठीक है, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास क्वेश्चन है 26 नंबर। और 26 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दिनकर। ठीक है, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो दिनकर का आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? देखिए ये क्वेश्चन हमको थोड़ा डाउट लगता है। क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? नगर की चौक, हाँ नगर की चौक दिया है तो है। अरे यार हम देखे नहीं, नगर की चौक। हाँ ठीक है सर, हिंदी पढ़ाई लेसन फॉर लेसन। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेसन फॉर लेसन भी पढ़ा देंगे नगर की चौक पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर। अज्ञाय का जन्म किस देश में हुआ था? अज्ञाय का जन्म ठीक है, हाँ सुमिंद्रन पंत जिसका अज्ञाय ना, हाँ नहीं सुमिंद्रन पंत नहीं होगा ना। अज्ञाय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान। ठीक है, अज्ञाय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान। और अज्ञाय जी का जन्म मतलब कि किस प्रदेश में हुआ था? तो 28 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर मतलब लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है सर जी, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक्स 100 बार थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है नंबर 29 नंबर। आपका प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? आप लोगों को बताना है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? 29 नंबर प्रश्न है। और 29 का सही उत्तर क्या होगा? 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या के कवि है कुंवर नारायण। संस्कृत पढ़ाएंगे? संस्कृत कल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, टेंशन मत लो, संस्कृत तो एकदम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? 30 का करेक्ट आंसर होगा मक्खी का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मक्खी का। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? 31 का आपका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी अनामिका, अनामिका का। ठीक है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अनामिका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा ना जीवनानंद दास की मतलब कि कृति नहीं है, तो आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आज भर का ऑफर है, आज शाम 6 बजे तक का ऑफर है। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ लेना होगा मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। 150 रुपये का पीडीएफ आपको 100 रुपये में दे रहे हैं। ठीक है, और आपको ये ऑफर केवल आज तक शाम 6 बजे तक नहीं होगा। और याद रखिए इस पीडीएफ के बारे में खास क्या है, इस पीडीएफ में आपको हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान मतलब कि इन 5 विषयों का आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम से 1 महीना पहले देंगे, बिल्कुल फ्री में, उसके लिए पैसा नहीं लेंगे। बट ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे इसमें पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पूरा एग्जाम में लड़ेगा A to Z। अगर याद कर लेते थे इसी में से बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा। तो जिसको भी लेना होगा 100 रुपये आज शाम 6 बजे तक पेमेंट करके ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर गूगल पे, फोन, पेटीएम सब चलता है। आप पेमेंट करके आप अपने व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले लीजिएगा। यह ऑफर शाम 6 बजे तक है। आप कहीं से भी किसी से भी करवा कर किसी न किसी तरह आज भर ले लीजिएगा। आज के बाद ये ऑफर आपको बंद हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद यह ऑफर आपको बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर आपका प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? देखिए लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू जो बोलता है वो कपास के पेड़ पर बोलता है, कपास के पेड़ पर। आंसर होगा सी नंबर। लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर बोलता है। 33 का आंसर होगा सी नंबर, कपास के पेड़ पर। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाँ सर सब ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हाँ सब ऑब्जेक्टिव मिलेगा। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? देखिए 100 रुपया क्या रखा, 100 रुपये ज़्यादा है क्या? अरे यार पढ़ाई करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप 100 रुपये खर्च नहीं कर देते हैं। आप ट्यूशन वगैरह में इतना, ट्यूशन कोचिंग जाते हैं तो कितना खर्च कर देते हैं, कितना उड़ा देते हैं, कितना खा पी लेते हैं। तो कम से कम अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए 100 रुपये नहीं आप खर्च कर सकते हैं? क्या गजब का कंजूस है आप लोग। रेनर मारिया रिल्के किस देश के, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो यहाँ पर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। रेनर मारिया रिल्के जर्मनी देश के कवि है, जहाँ पर इनका जर्मनी में जन्म हुआ था। और यहाँ पर मैक्स मुलर का भी तो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई थी? भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? 35 नंबर प्रश्न है और 35 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई। 1950 ईस्वी में सब कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो उर्वशी, उर्वशी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सबको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। ठीक है, उर्वशी आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर 36 का आंसर नहीं, 36 का आंसर नहीं होगा। 36 का आंसर होगा डी नंबर ना होना चाहिए, इसका आंसर डी नंबर होना चाहिए। सब फिर भी आप लोगों का आंसर भी ही आ रहा है। उर्वशी पर ही मिला था क्या? उर्वशी या फिर संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था? थोड़ा देखिए तो कंफर्म करिए किस पर मिला था। देखिए आंसर ए सी तो होगा नहीं, ए बी और ई में से कोई होगा। हाँ वही ना, हम भी सोच रहे कि संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। ठीक है, डी ही नंबर होगा। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। नहीं सी नंबर नहीं होगा, सी नंबर गलत हो जाएगा। अंकित पंडित जी सी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि हिंदी वर्ण का क्वेश्चन आ गया कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार है श्रीनिवास। ठीक है, और इस पाठ में मंगमा दही मतलब कि घर घर बेचती थी और बारी बारी से पैसा लेती थी। जबकि अगला क्वेश्चन 38 नंबर इसी पाठ का है कि रंगपा था। तो रंगपा एक जुआड़ी था, रंगपा एक जुआड़ी किस्म का व्यक्ति था। ठीक है, रंगपा क्या था? तो एक जुआड़ी था। आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, जबकि अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 नंबर आपका प्रश्न कहते हैं कि ढाढ़ते विश्वास के कहानीकार कौन
कौन है? ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है? काफ़ी खास क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास के कहानीकार कौन है। और 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, 39 का ढाते विश्वास नकार है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी नंबर सातकोड़ी होता। ठीक है, क्या होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, मुझे मतलब लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर प्रश्न कहता है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो गुजराती भाषा कहूँगा, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर ना माँ चैप्टर कहानी के लेखक है, माँ चैप्टर कहानी के लेखक है, और यह एक गुजराती भाषा की है। ठीक है, तो 40 का आंसर होगा बी नंबर गुजराती। जबकि अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? देखिए सुजाता का असली नाम होता है एस रंगराजन। ठीक है, एस रंगराजन, एम रंगराजन नहीं बल्कि एस रंगराजन। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 40 और 41 दोनों का आंसर होगा बी। दोनों का आंसर क्या होगा? 40 और 41 दोनों का आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए सर अभी पैसा पे कर दें, आप क्लास खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देंगे? हाँ देखिए, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप हम मेरा जो नंबर दिया ना उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप चलता है, तो उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप भेज दीजिएगा ना, तो मैं खुद देख लूँगा। हाँ पेमेंट कर दिए हैं, आपको बिल्कुल दे देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं देंगे। अरे मेरे पे विश्वास रखिए, किसी का भी एक भी रुपया आज तक मैं नहीं मारा हूँ। ठीक है, ये पूरा इतिहास गवाह है। भले ही आपके पास 2 रुपया कम है तो 2 रुपया कम करके भेज दीजिएगा, लेकिन ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे कि जो बंदा पैसा भेज दे उसको हम PDF नहीं देंगे। ऐसा काम हम नहीं करते हैं, वो हमको पाप लगता है, हम करते नहीं। ठीक है, हमारे देश से पाप लगता है, क्योंकि हम बजरंग बली के भक्त हैं, इसलिए ना हम धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, सामर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। सामर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। देखिए सामर दैया, ठीक है, सामर दैया यानी कि हाँ सामर दैया धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक ही है सामर दैया। ठीक है, और गुजराती नहीं होगा, राजस्थानी होगा, राजस्थानी समाज का आंसर होगा सी नंबर। 42 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, राजस्थानी समाज के। ठीक है, हाँ बिल्कुल आंसर होगा सी नंबर, राजस्थानी समाज के। जबकि अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क से कंठ होगा, क बोलिएगा ना तो कंठ यानी क, तो कंठ से शुरू हो रहा है। ठीक है, PDF में कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा? सब्जेक्ट देखिए केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण सब रहेगा, केवल इंग्लिश का छोड़कर। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। जबकि 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 बल्कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, गूगल पे कर सकते हैं, हाँ गूगल पे, फोन, पेटीएम सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा हो। ठीक है सर, सिर्फ सोशल साइंस लेना है तो सिर्फ सोशल साइंस लीजिएगा तो 150 रुपये लगेगा, नहीं 150 नहीं सॉरी 30 रुपये लगेगा। ठीक है, 30 रुपये लगेगा, तो सब लोग देख लो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तो देखिए अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और मैंने आपको बोला था ना कि सुबह में दोपहर में घर में काम होती है तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब होता है क्लास को लेने में। ठीक है, बट शाम को मज़ा आ जाता है क्लास करने में, तो शाम 7:30 बजे आप लोग आ जाइएगा, सभी लोग शाम 7:30 बजे आइएगा, शाम 7:30 बजे आप लोग क्लास करने जरूर आइएगा। और आज हम दोपहर में 2 बजे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, तो आप लोग दोपहर में 2 बजे आकर क्लास कर लीजिएगा, 10-15 मिनट का क्लास है। ठीक है, सब लोग कर लीजिए। बट धन्यवाद आप सभी को, दिल से धन्यवाद है। जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली आपको फ्री में हमारे साथ क्लास करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग ना डेली बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी दोस्तों के पास हमारे चैनल के बारे में बता दीजिएगा, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लड़के ना जो मतलब कि कम से कम 10-10 ऐसे बंदे हैं जिनके पास शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब करवाए हैं, तो उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो मतलब कि वीडियो को हमारे शेयर करते हैं, डेली वीडियो को शेयर कर देते हैं, अपने पूरे व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं, और बोलते हैं कि यहीं से पढ़ो, यहीं से मतलब कि लिखो, मज़ा आता है। ठीक है, तो इनके लिए मैं आभारी हूँ, थैंक यू सो मच। ठीक है।